पर्यावरणीय समस्याएं एवं वैश्विक स्तर पर समाधान। इन समस्याओं के वैश्विक स्तर पे क्या समाधान हो सकते हैं? पहले तो अपन इसमें पढ़ना क्या क्या है उसको देखिए आप। इसमें जो पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उसमें अपने को पढ़ना है भूमंडलीय ऊष्मन, जिसको लिखा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। भूमंडलीय ऊष्मन कह दें या ग्लोबल वार्मिंग। एक दूसरा जो समस्या है ओजोन परत का विनाश, ओजोन परत का क्षरण, ओजोन डिफ्लेशन, ओजोन परत का विनाश, इसकी समस्या। तीसरे नंबर पे आपके सामने है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। आप देखें जैव विविधता, का विनाश। पर्यावरणीय समस्याओं में देखा जाए तो चार प्रमुख हैं। पहले तो अपने को ये है कि इसमें पढ़ना क्या है, भूमंडलीय ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ओजोन परत के विनाश के बारे में, एसिड रेन के बारे में और जैव विविधता के विनाश के बारे में। और यदि ये विश्व में जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं और यदि इनका समाधान किया जाए तो कैसा विकास करें कि जिससे ये समस्याएं उत्पन्न नहीं हो, तो उसी के आधार पे जो अपन देखेंगे जो आगे जानकारी में लास्ट में जिसको अपन कहेंगे सतत विकास की संकल्पना। कैसा विकास करें कि जिससे ये पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न नहीं हो, तो ऐसे विकास के लिए एक नया कंसेप्ट आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास क्या है? बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए मानव ऐसा विकास करे जिससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं हो। इसमें जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी जिसमें आप और हम हैं इनकी पूर्ति हो जाए और भविष्य के लिए सुरक्षित भी रहे। ऐसे विकास की प्रक्रिया को नाम क्या दिया गया? सतत विकास। लेकिन इसकी पहली शर्त यह है पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या विकास है, किस कंसेप्ट में आया है, ये अपन आगे बात करेंगे। तो ऐसा एक चार्ट बना लें, फिर अपन शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान, बस इतना लिख दो। पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। लिख लिया? तो अब सबसे पहले हेडिंग डालते हैं भूमंडलीय ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग, ये हेडिंग, और यहां से अपन शुरुआत करते हैं।
वैश्विक स्तर पे ये केवल एक देश तक सीमित समस्याएं नहीं है, पूरे वर्ल्ड स्तर की हैं। और इसी से जुड़ा हुआ जो आगे अपना जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आप देखेंगे तो उस वाले पार्ट में भी एक आगे आएगा अपने ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, जो इससे संबंधित है। तो सबसे पहले अपने लिखा ग्लोबल वार्मिंग। इसी का दूसरा नाम है भूमंडलीय ऊष्मा, और इसी का नाम है वैश्विक तापन। सबका अर्थ एक ही है। इंग्लिश में लिखेगा इसको ग्लोबल वार्मिंग। इंग्लिश में इसी टर्म का प्रयोग करेगा, और इसी को एज इट इज हिंदी में लिख दिया अपने ग्लोबल वार्मिंग। पहले तो इसका अर्थ समझ लें, इसका अर्थ क्या है। क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके लिए कौन से अपन के कारण उत्तरदायी हैं, और यदि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो इसका प्रभाव क्या है, और यदि इसका बहुत ज्यादा पृथ्वी के ऊपर मानव जीवन पर या अपन कहीं जलवायु पर कोई प्रभाव हो रहा है और वो अपन कहीं दुष्प्रभाव है, तो उसको रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं, ये अपने को इसमें पढ़ना है। सामान्य रूप में अर्थ ये है इसका, पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है, औसत जो तापमान है, दिन के समय सूर्य से ऊष्मा आई, धरातल गर्म हुआ, रात के समय पृथ्वी ने ऊष्मा वापिस छोड़ दी। ठीक है, दिन के समय आना, रात को वापिस धरातल से ऊष्मा चले जाना। जैसे मैं कहूं आपके सामने 10 रुपए मैंने आपको दिए और 10 रुपए आपने कल वापिस लौटा दिए, तो कितने रहे बैलेंस? बराबर। जब तक पृथ्वी के ऊपर जो आने वाली ऊष्मा और जाने वाली ऊष्मा दोनों बराबर थी, तब तक ये समस्या नहीं थी। और उसके आधार पे औसत तापमान लगभग पृथ्वी का 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी का जो औसत वायुमंडल का तापमान कितना है? 15.5। लेकिन आपको पता है दिन के समय ज्यादा हो जाता है, रात के समय कम भी हो जाता है, लेकिन पूरी पृथ्वी का है। दूसरा, विषुवत-रेखीय भागों में ज्यादा भी है और ध्रुवीय भागों में माइनस भी है, लेकिन कंप्लीट पृथ्वी का जब देखें तो औसत ये है। लेकिन अब पता चला है कि कुछ रिपोर्ट के आधार पे, और ये कहा गया है कि लगभग इस तापमान में 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तो वृद्धि होगी, चाहे मानव आज सारे कामों को रोक लें, तब भी इसमें वृद्धि 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तो तापमान बढ़ेगा ही। तो इस औसत तापमान में वृद्धि होना ही क्या कहला रहा है? ये कैसे हो रहा है कि जैसे अपन ने कहा सूर्य से जो आने वाली ऊष्मा थी, जैसे मैंने कहा 10 इकाई थी, तो धरातल ने वापिस छोड़ने में मान लो 9 इकाई छोड़ी। इसका मतलब उसके पास जो पहले था उसमें 1 इकाई हो गई और बढ़ गई, और बढ़ते ही अपन कहीं तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। इसे ही अपन नाम क्या देते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ऊष्मन। तो एक लाइन में अर्थ लिखना, पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में, पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में औसत तापमान में वृद्धि होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। यानी पृथ्वी का
जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें जो वृद्धि हो रही है उसे ही अपन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। औसत तापमान में वृद्धि होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। आगे लिखना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए हरित गृह प्रभाव वाली ग्लोबल वार्मिंग के लिए हरित गृह प्रभाव वाली, जिसको लिखना ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंग्लिश में लिखेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, हिंदी में लिखेगा हरित गृह प्रभाव वाली, जिसके लिए हरित गृह प्रभाव वाली गैस हैं। एक नया कंसेप्ट फिर आ गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसें हैं, हरित गृह प्रभाव वाली गैसें हैं या ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कांच का घर। इस कंसेप्ट को कांच का घर भी कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कांच के घर के रूप में कार्य करता है। देखिए, लिख लिया इतना, एक बार समझे ग्रीन हाउस क्या है। आपने नाम सुना होगा, ग्रीन हाउस की सब्जियां आ रही हैं, सुना है क्या? क्या होता है ग्रीन हाउस? पर्टिकुलर है, जाने के लिए रोकते हैं किसी क्षेत्र विशेष में, यानी इसमें एक निश्चित तापमान के ऊपर जो अपन के फल या सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो तात्पर्य जो मैंने कहा कांच का घर जिसका उदाहरण दिया है, आप इसको ये समझें, तेज धूप है जैसे ग्रीष्म काल का समय है, और ग्रीष्म काल के समय में एक आपके पास कांच की गाड़ी है, उस गाड़ी को आपने बाहर सड़क के ऊपर धूप में खड़ा किया और सारे उसके शीशे बंद कर दिए, और 2 घंटे तक वो गाड़ी धूप में खड़ी थी दोपहर में। उसके बाद जाके आपने गाड़ी की विंडो खोली तो आपने देखा जो बाहर वायुमंडल का जो तापमान है उससे भी ज्यादा गर्मी कहाँ है? गाड़ी के अंदर है। क्यों है? क्योंकि जो शीशे लगे हुए हैं वो शीशे क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली उष्मा है उसको तो आने दे रहे हैं, और अंदर आने के बाद जो उष्मा से गाड़ी गर्म हुई और उससे जो वापस उष्मा निकलती है उसको शीशे क्या करते हैं? रोकते हैं। इसलिए गाड़ी का अंदर का टेम्परेचर बाहर के वायुमंडल से भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ऐसे जो अपन के ये जो ग्रीन हाउस है या जिसको कांच का घर जिसको कह रहे हैं, पूरी पृथ्वी ही अपन का एक कांच का घर बन गई। कैसे बन गई? ये तो आपके सामने पृथ्वी, और इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सी गैसें हैं वायुमंडल में, और ये जो गैसें हैं उन गैसों में कौन सी गैसों की बात कर रहे हैं? हरित गृह प्रभाव। ये सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं, देखिए इसमें ये पृथ्वी और ये अपन ने कहा वायुमंडल, और ये सूर्य से उष्मा आ रही है। जो सूर्य से उष्मा आती है तो इस सूर्य वाली उष्मा इस वायुमंडल की जो गैसें हैं, इसमें जितनी भी गैसें हैं उन सब से आसानी से छन के और सीधी कहां पहुंचती हैं? धरातल पे। और इसमें ये जो ग्रीन हाउस गैस हैं जो आगे अपन बताएंगे कौन कौन सी हैं, जिसमें सबसे प्रमुख CO2 है। ये गैसें सूर्य से आने वाली विकिरणों के लिए छलनी की तरह कार्य करती है, आसानी से छन के आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही पृथ्वी गर्म हुई और धरातल से जो उष्मा निकली, जिसको अपन कहते हैं पार्थिव विकिरण पृथ्वी से, उस उष्मा के लिए ये वायुमंडल की जितनी भी गैसें हैं जो हरित गृह प्रभाव वाली, ये कंबल की तरह कार्य करती हैं। कंबल क्या करता है?
रोकता है। तो वापस जाने वाली ऊष्मा को रोक लेती हैं, जितनी मात्रा में आई थी उतनी मात्रा में वापस नहीं जा पाई। तो कुछ मात्रा में अतिरिक्त ऊष्मा वायुमंडल में आ गई, और जैसे ही अतिरिक्त आई तो उससे तापमान में वृद्धि होगी, और जिसे अपन नाम क्या दिया, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसी में आप लिख लें इसको एक लाइन में, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, हरित गृह प्रभाव क्या है। लिखना, हरित गृह प्रभाव वाली गैसें क्या लिखा है, हरित गृह प्रभाव वाली गैसें डैश करके लिखना। हरित गृह प्रभाव लिखो, गैसें नहीं लिखें, हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव लिखना। सूर्य से आने वाली ऊष्मा के लिए, सूर्य से आने वाली ऊष्मा के लिए आने वाली ऊष्मा के लिए हरित गृह प्रभाव वाली गैसें, हरित गृह प्रभाव वाली गैसें हरित गृह प्रभाव वाली गैसें पारदर्शी रूप में कार्य करती हैं। पारदर्शी ब्रैकेट में लिख लें, छलनी की तरह, पारदर्शी रूप में कार्य करती हैं, पारदर्शी रूप में कार्य करती हैं, जबकि पार्थिव विकिरणों के लिए, पार्थिव विकिरणों का मतलब पृथ्वी से निकलने वाली जो ऊष्मा है, पार्थिव विकिरणों के लिए अपारदर्शी रूप में, और अपारदर्शी को आप लिख सकते हो कंबल की तरह, पार्थिव विकिरणों के लिए अपारदर्शी रूप में कार्य करती हैं, कार्य करती हैं, जिससे औसत तापमान में वृद्धि होती है, जिससे औसत तापमान में वृद्धि होती है, औसत तापमान में वृद्धि होती है, जिसे ग्रीन हाउस के रूप में जाना जाता है। हरित गृह या ग्रीन हाउस के रूप में, ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव के रूप में जाना जाता है। आगे लिखना, हरित गृह प्रभाव वाली मुख्य गैसें निम्न हैं। हरित गृह प्रभाव वाली मुख्य गैसें निम्न हैं। हरित गृह प्रभाव वाली मुख्य गैसें निम्न हैं। ये कौन कौन सी गैसें हैं, इनके बारे में अपन कल बात करेंगे।